दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि ब्राह्मण कार्ड पर शुरू हुई यूपी में सियासत। सपा के बाद मायावती ने कही ये बात। जी आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले प्रदेश में जातिवाद की राजनीति शुरू हो गई है और इस बार सभी पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोटों पर टिकी दिख रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने का ऐलान किया था, तो वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। आपको बता दें, मायावती ने कहा कि अगर 2022 में यूपी में बसपा की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों के महान संतों के नाम पर अस्पतालों व सुविधा युक्त ठहरने के स्थानों का निर्माण कराया जाएगा। खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन में राष्ट्रपति को न बुलाने पर राजनीति तेज। बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने बताया दलितों का अपमान। जी हम बात करें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन भूमि पूजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न बुलाने के मुद्दे पर राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भूमि पूजन में राष्ट्रपति को न बुलाना दलितों का अपमान बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि भूमि पूजन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह दलित समुदाय से हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के लिए एक दलित को देश का राष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से दलित के साथ भूमि पूजन नहीं कर सकती। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री बुलाए गए, यूपी के राज्यपाल बुलाए जाते हैं। राज्यपाल से बड़ा पद देश के राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए गए? इसलिए क्योंकि वह दलित समुदाय से है, क्योंकि बीजेपी एक दलित के साथ बैठकर भूमि पूजन नहीं कर सकती है। इसके अलावा संजय सिंह ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी ना बुलाने पर सवाल उठाया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भूमि पूजन में मौजूद थे, तो इस पर संजय सिंह ने कहा कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं थे? पंडाल में तो बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी योगी या मोदी के साथ कोई तस्वीर क्यों नहीं है? और वही अगली खबर बता दें कि कांग्रेस एमपी शशि थरूर बोले कि पार्टी जल्द खोजे नया अध्यक्ष। राहुल गांधी नहीं संभालना चाहते हैं कमान। तो जी हम बात करें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि पार्टी के लक्ष्यहीन और दिशाहीन होने के लोगों में बढ़ती धारणा को खत्म करने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने की प्रक्रिया अवश्य ही तेज करना चाहिए। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने यह भी कहा है कि उन्हें निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि पार्टी का एक बार फिर से नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी के पास साहस, क्षमता और योग्यता है, लेकिन यदि वह ऐसा करना नहीं चाहती है तो पार्टी को एक नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी काफी मायने रखती है, क्योंकि ये सोनिया गांधी के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 10 अगस्त को 1 साल पूरा करने से ठीक पहले पूर्व संध्या पर आई है और वहीं अब भी पार्टी द्वारा उनके उत्तराधिकारी को चुना जाना बाकी है। कांग्रेस सांसद ने पीटीआई भाषा से एक साक्षात्कार में कहा कि मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि हमें अपने नेतृत्व के आगे बढ़ने के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पिछले साल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया जी की नियुक्ति का स्वागत किया था, लेकिन मेरा मानना है कि उनसे अनिश्चित काल तक इस जिम्मेदारी को उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से स्वच्छ भारत पर कसा तंज। कहा असत्य की गंदगी भी साफ हो। जी हम बात करें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। राहुल गांधी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने का एक और मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन पर तंज कसते हुए कहा कि केवल गंदगी नहीं, असत्य की गंदगी भी साफ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंदगी भारत छोड़ो अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी चाहिए। राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और पीएमओ के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा कि क्यों नहीं, हमें तो एक कदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ रही असत्य की गंदगी को भी साफ करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मोदी सरकार पर चीन के साथ सीमा विवादों पर सच छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में दस्तावेजों को लेकर सवाल किए, तो वहीं चीन के साथ सीमा पर उठे विवाद को लेकर सरकार पर सच को छुपाने का भी आरोप लगाया है। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, अब आवाज से होगी कोरोना की जांच। महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी।
जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना की जांच करवाई जाएगी। फिलहाल अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, बाद में ये पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा। गोरेगांव के एडिशनल नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोरेगांव में AI आधारित वॉइस सैंपलिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कोरोना के संदिग्ध और कंफर्म केस पर प्रयोग होगा। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नष्ट किए रोजगार। और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि #रोजगार दो, युवा भारत की है मांग। जी हम बात करें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए यूथ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के युवाओं को इससे जुड़ने के लिए अपील की है। साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी #रोजगार दो के साथ जोड़ने की अपील की है। और बता दें कि इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए दबाव बनाएगी। यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को ये ट्वीट किया है कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा शक्ति भारत की ताकत है। भाजपा सरकार की रोजगार नष्ट करने वाली नीतियों के ठीक विपरीत आज भारत के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर खड़े करने की आवश्यकता है। #रोजगार दो युवा की मांग है, रोजगार युवा भारत की जरूरत है। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं #रोजगार दो की युवा भारत की मांग को लेकर, तो क्या वाकई में इस पे केंद्र सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में बता दें कि संजय राउत का दावा, पिता के साथ अच्छे नहीं थे सुशांत सिंह के रिश्ते, बिहार और केंद्र पर लगाए ये आरोप। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में पार्टी के मुखपत्र सामना के एक लेख में बड़ा दावा किया है। उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार पर इस केस को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह मामले में कुछ लोग सच छुपाना चाहते हैं। CBI के कंधे पर बंदूक रख महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने की साजिश की जा रही है। और इसके अलावा संजय राउत ने सुशांत सिंह को लेकर एक दावा किया है, जिसमें उन्होंने एक एक्टर के साथ परिवार के रिश्ते ठीक नहीं होने की बात कही है। आपको बता दें, गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस अब CBI के अंडर में है। लंबे समय से परिवार, फैंस और दिग्गज हस्तियों की मांग के बाद आखिरकार केंद्र ने एक्टर की मौत का मामला CBI को सौंप दिया है। केस हाथ में आते ही CBI ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। और इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने केस CBI को दिए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर संजय राउत ने बिहार और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पार्टी मुखपत्र सामना के एक लेख में कहा कि बिहार पुलिस और केंद्र साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के आदमी हैं और साल 2009 में उन पर कई तरह के चार्ज लग चुके हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि टिकटॉक को खरीदने पर ट्विटर कर रहा है विचार, माइक्रोसॉफ्ट रेस में सबसे आगे। जी हम बात करें कि अमेरिका सहित कई देशों में चाइनीज ऐप टिकटॉक को प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच टिकटॉक को खरीदने को लेकर अलग अलग कंपनियों से बात चल रही है। जानकारी के अनुसार ट्विटर ने भी टिकटॉक को खरीदने की इच्छा जाहिर की है और इसी सिलसिले में दोनों कंपनियों के बीच शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। हालांकि अभी यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ट्विटर इस डील को पूरा करेगा या नहीं। डाउ जोन्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनी है, लिहाजा टिकटॉक के साथ मर्जर में डेटा सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी टिकटॉक के साथ बातचीत कर रही थी। चीनी कंपनी बाइट डांस लिमिटेड, जो कि टिकटॉक की मालिक है, उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस रेस में सबसे आगे है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने इस मसले पर पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने बताया कि हम बाजार में चल रही अफवाह पर बयान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि भारत में एक बार फिर से टिकटॉक का ऐप चालू होना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। कोरोना का तांडव अभी भी जारी, मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के पार। 24 घंटे में 64,399 नए केस और 861 लोगों की गई जाने। हम बात करें कि पूरे देश में कोरोना का तांडव जारी है। भारत में कोरोना वायरस से कुल मामलों की संख्या 21 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक के कोरोना के 21,53,011 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,28,747 केस एक्टिव हैं, जबकि 14,80,885 लोग संक्रमण से या मुक्त हो चुके हैं। और वहीं कोरोना से अब तक के 43,389 लोगों की इससे जान जा चुकी है। और बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 64,399 नए केस सामने आए हैं और 861 लोगों की इससे जान गई है। आपको बता दें कि ये एक दिन में कोरोना मामले से अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि जब शहर से बाहर थे सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट से की थी 92 मिनट बाद कॉल डिटेल्स में और भी खुलासे। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस हर दिन के साथ उलझता जा रहा है। मुंबई पुलिस के बाद जहां रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट्स में रिया द्वारा किए गए कॉल डिटेल का विश्लेषण सामने आया है। और बताया जा रहा है कि इस विश्लेषण के सामने आया है कि जब सुशांत सिंह राजपूत शहर के बाहर थे, रिया ने फिल्म मेकर महेश भट्ट से 92 मिनट तक लंबी बातें की थी। सुशांत और रिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर से कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के अनुपस्थित रहने पर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मोबाइल पर बातचीत करती थी। दोनों के बीच 20 से 25 फरवरी के बीच सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। खास बात यह कि मुंबई पुलिस इस मामले में पहले ही महेश भट्ट का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। यदि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात सच है तो महेश भट्ट ने रिया को 7 बार कॉल की थी। एक महीने में रिया और महेश भट्ट के बीच करीब 92 मिनट तक बात हुई है। और वहीं इससे पहले खबरें थी कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को साल भर में सिर्फ 142 कॉल्स ही किए थे, जबकि सबसे ज्यादा कॉल्स रिया ने अपनी मां और भाई के नंबर पर किए थे। तो दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, तो क्या अब सीबीआई इसका इंसाफ कर सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि राजस्थान से। आपको बता दें कि जय श्री राम ना बोलने पर बुजुर्ग ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ की मारपीट। जी आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शख्स के ऊपर 52 साल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने के बाद मारपीट करने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर गफ्फार अहमद कछुआ की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गफ्फार ने दोनों पर उनकी घड़ी और पैसे चुराने का आरोप भी लगाया है। मारपीट में गफ्फार के दांत टूट गए हैं और आंख और गाल पर भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कछुआ के भतीजे शाहिद ने कहा कि शुक्रवार को सुबह लगभग 4 बजे मेरे चाचा पास के एक गांव में यात्रियों को छोड़ने के बाद लौट रहे थे। तब तक एक कार में सवार 2 लोग आए। उन्होंने रोका और तंबाकू के लिए पूछा। बाद में उन्होंने तंबाकू लेने से मना कर दिया और उन्हें मोदी जिंदाबाद कहने के लिए कहने लगे। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में कछुआ ने कहा कि उन लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारा जब उन्होंने नारा लगाने से इनकार कर दिया। गफ्फार अहमद ने कहा कि उन लोगों ने मुझसे मोदी जिंदाबाद का नारा लगाने को कहा और जब मैंने मना कर दिया तो उनमें से एक ने मुझे थप्पड़ मारा। किसी तरह मैंने अपने ऑटो रिक्शा से सीकर की तरफ निकाला, लेकिन उन्होंने अपनी कार पर मेरा पीछा किया और जगमालपुरा के पास मेरी ऑटो रोक दिया। गफ्फार ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने मुझे ऑटो से उतार कर बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान भेजने के बाद ही हम आराम करेंगे। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर पश्चिमी भारत में हो सकती है भारी बारिश। जी हम बात कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को एक ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जिसका अर्थ है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकारणों को उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में रविवार और सोमवार के लिए संभावित आपदाओं को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानसून तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत में रविवार से बारिश बढ़ने की संभावना है और अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।